नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर की ओर। पहली खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट में उद्योग नीति पर लगी मुहर। वहीं कोरोना को मात देने में जुटे आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा इंसेंटिव। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत जहां झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को स्वीकृति दी गई है, वहीं गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण नियम 2021 की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटे रहे आउटसोर्स कर्मियों को 1 माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इधर झारखंड कैबिनेट की बैठक में बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-23 के लिए एडमिशन संबंधी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसिलिंग एजेंसी के रूप में JCECEB रांची को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं इंटर स्टेट वाहन, स्कूल बस, सिटी बसों के रोड टैक्स में लेट फाइन से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के तहत कोविड हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी के लिए अनुबंध के आधार पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आदि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उद्योग नीति से राज्य में निवेश का द्वार बेहतर ढंग से खुलेगा। इससे राज्य में अधिक संख्या में निवेशकों को आने का मौका मिलेगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की स्थिति के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सही तरीके से कार्य नहीं होने के कारण ही राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इधर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्कूल, कोचिंग व अन्य संस्थानों को खोलने को लेकर एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वहीं इंटर स्टेट बसों को भी चलाने पर निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं। मंदिरों को भी श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में आज हुई 3 बड़ी सुनवाई। पहली सुनवाई शिक्षक नियुक्ति पर सरकार की हाईकोर्ट में लगी क्लास। वहीं दूसरी 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में RK आनंद पर चलता रहेगा केस। तीसरा नक्सली कुंदन पाहन की जमानत पर हुई सुनवाई। NIA ने मांगा समय। पहली सुनवाई के बारे में बात करें तो राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमानना वाद याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा कि संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति पर सरकार ने अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया। राज्य सरकार को मामले में 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष RK आनंद को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में RK आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने RK आनंद की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं तीसरी सुनवाई की बात करें तो सरेंडर कर चुके कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर NIA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान NIA की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। समय मांगे जाने के आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अब कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर NIA की स्पेशल कोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी। 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। खबर के अनुसार राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। सरकार ने 1 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लागू होने से राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बताया गया कि राज्य में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपनी आदि क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। झारखंड आने वाले कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। बताया गया कि अगर प्राइवेट अस्पताल व यूनिवर्सिटी आती है तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी।
अगली खबर की बात करें तो जेईई मेंस 2021 के दोनों सेशन की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि तीसरे सेशन की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि चौथे सेशन की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेईई के स्टूडेंट के साथ बातचीत में घोषणा की। इस संबंध में एनटीए के सीनियर डायरेक्टर साधना प्रासार ने भी मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने परीक्षाओं की तिथि के संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अप्रैल में होने वाली परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच और मई में होने वाली परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। एनटीए की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बार समय की कमी है, इसलिए 8 जुलाई को तीसरे सेशन के परीक्षार्थियों के लिए और 12 जुलाई को चौथे सेशन के परीक्षार्थियों के लिए करेक्शन विंडो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स एनटीए की साइट पर जा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए 2022 से होगा सीईटी का एग्जाम। खबर के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत साल 2022 से देश भर में की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा 2021 में ही ले जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण देरी होने की संभावना है। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के जरिए की जाने वाली भर्ती के स्थान पर सीईटी के जरिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिल सकेगी। सरकारी नौकरी के समूह बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एनआरए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना थर्ड वेव पर आईसीएमआर की बड़ी चेतावनी। कहा, अब भी नहीं सुधरे तो भुगतना होगा गंभीर परिणाम। भविष्य की चुनौती कोरोना वायरस का थर्ड वेव नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। कोरोना वायरस के थर्ड वेव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने से बेहतर यह है कि हम उसके प्रसार को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। उक्त बातें आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हिल स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह डराने वाली है। हमें इस तरह के व्यवहार को रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यह खतरनाक होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाए, नहीं तो होगी कार्रवाई, डीसी छविरंजन। खबर के अनुसार रांची के उपायुक्त छविरंजन ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडवार सभी बीएसओ से जून माह में योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की जानकारी ली। उपायुक्त ने कांके प्रखंड और रांची अनुभाजन क्षेत्र में कम खाद्यान्न वितरण पर संबंधित एमओ बीएसओ को शोकॉज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जून माह में आवंटित खाद्यान्न का 100% वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वनाधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय और वन पर्यावरण मंत्रालय के बीच मंगलवार को साझा हस्ताक्षर हुआ। बता दें कि इससे देश भर के जनजातीय समाज को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने इसका स्वागत किया है। अर्जुन मुंडा ने आस जताते हुए कहा कि इस पहल से देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जनजातीय भाई बहनों को व्यक्तिगत या सामूहिक वनाधिकार के माध्यम से उन्हें नैसर्गिक जीवन जीने का सुविधा मिल सकेगी। वे कभी भी वनों की अवैध कटाई नहीं करते। उनका भोजन, आजीविका और संस्कृति वनों पर ही निर्भर है। वे पर्यावरण के असल संरक्षक हैं। पिछले 7 सालों में 5 लाख से अधिक पट्टे वनवासियों आदिवासियों को दिए गए हैं। इधर एसबीआई ने इस वर्ष 6100 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। स्किल इंडिया पहल के तहत 31 अक्टूबर 2020 तक 20 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवार बैंक द्वारा पोस्ट किए गए प्रशिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक रुपये का वजीफा देगा। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 प्रति माह मिलेगा।
आवेदन आज से sbi.co.in पर शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परियोजना के तहत उम्मीदवार केवल एक बार परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ का रजरप्पा मंदिर खुलवाने को लेकर उपवास पर बैठे भाजपाई, हजारीबाग सांसद व विधायक का मिला साथ। खबर के अनुसार झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के यज्ञशाला में भाजपा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता, मंदिर के पुजारी और दुकानदार उपवास में बैठे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए। इस मौके पर विधायक जायसवाल ने कहा कि रजरप्पा मंदिर झारखंड का प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। 22 अप्रैल से मंदिर बंद है, जिससे मंदिर से जुड़े पुजारी, दुकानदार सहित हजारों लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों में 22 जुलाई तक गठित करनी है एसएमसी। झारखंड के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 22 जुलाई तक विद्यालय प्रबंधन समिति गठित की जानी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद निर्देश जारी कर चुका है। इस आलोक में रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 6 जुलाई को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और विद्यालय निरीक्षक रांची 1 और 2 को पत्र भेजा है। उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में पूर्व में संचालित विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति को खत्म करते हुए प्रस्तावित 19 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण किया जाना था। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन के कारण समय पर पूर्ण गठन का कार्य नहीं किया जा सका। 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई महिला, बेटे की मौत, मां बेटी को बचाया गया। खबर गिरिडीह की है, जहां धनवार थाना क्षेत्र के एक डड़ा गांव में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने मंगलवार को दोपहर अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। हो हल्ला सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं से महिला व दोनों बच्चों को बाहर निकाला। महिला और एक बच्चे को बचाने में सफल रहे, लेकिन दूसरे की मौत हो गई थी। शाम में सूचना मिलने पर धनवार पुलिस बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले थाना ले आई। वहीं महिला और उसके पति को थाना में लाकर पूछताछ की जा रही है। महिला द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो मंत्री बादल पत्रलेख से मिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल, रखी विभिन्न मांगे। शिष्टमंडल ने कहा कि मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों को वर्षों से प्रोन्नति, एसीपी, एमएसपी, ग्रेड पे, मेडिक्लेम एवं ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला है। इससे उनमें निराशा व्याप्त है। बैंक के सुसंचालन के लिए विभिन्न नीतियों यथा कर्मचारियों का सर्विस रूल, ट्रांसफर पॉलिसी आदि के अभाव में कर्मचारियों को कई लाभों से वंचित होना पड़ता है। मंत्री को इन सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए इस मामले में हस्तक्षेप कर सकारात्मक पहल करने की मांग की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस पर विचार कर सारी समस्या व विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा।